ठीक है। सो लास्ट क्लास में हमने जो देखा था उसमें किसी को कोई डाउट नहीं? ठीक है। तो हमने लास्ट में क्या देखा था, गूगल एड स्टार्ट किया था जिसमें सर्च नेटवर्क में किस तरीके से काम करते हैं वो हमने क्रॉस चेक किया हुआ था। ठीक है। अभी सर्च नेटवर्क में और भी कुछ कुछ चीजें जिसको हमने नहीं देखी थी वो आज यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं क्या आपका बिडिंग स्ट्रेटेजी। बिडिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है। तो बिडिंग स्ट्रेटेजी कितने टाइप की होती है, क्या क्या होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। मैं ओपन करता हूँ गूगल एड्स। साइन इन करते हैं। कैंपेन में आता हूँ, चलो क्रिएट न्यू कैंपेन पे आता हूँ कि कैंपेन क्रिएट करते हैं तभी आपको बिडिंग स्ट्रेटेजी का ऑप्शन देता है। ठीक है। तो हमने कैंपेन क्रिएट किया, न्यू कैंपेन पे आए। यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं। कंटिन्यू पे आते हैं। सर्च नेटवर्क। अभी के लिए www.full डिजिटल marketing.co.in। और यहाँ पे मैं डेवलप कंटिन्यू ना। ये आपका बिडिंग स्ट्रेटेजी है जो कल हमने स्किप किया। राइट। सो बिडिंग स्ट्रेटेजी मतलब क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम गूगल को किस तरीके से पे करना चाहते हैं, उसको हम बोलते हैं बिडिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है। जनरली दो ही तरीका होता है, एक होता है सीपीसी मतलब कॉस्ट पर क्लिक, दूसरा होता है सीपीए मतलब कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन। अब यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है। इनडायरेक्टली मैंने कल एक चीज बताई थी कि बिडिंग स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि गूगल आपको यहाँ पे पहले से कुछ कैलकुलेशन करके आपको बता रहा है कि आप इसके हिसाब से जाते हो तो आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि सबसे पहले आपको बोल रहा है कन्वर्जन जो रिकमेंडेड है। ठीक है, कन्वर्जन में क्या बोल रहे हैं नीचे, सेट टारगेट कॉस्ट पर एक्शन। टारगेट कॉस्ट पर एक्शन का मतलब क्या है कि जनरली ये हम तब यूज करते हैं जब हम सपोज लीड जनरेशन के लिए एड रन कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल हम कोई कन्वर्जन के लिए एड रन कर रहे हैं उस चीज के लिए। तो इसका इनडायरेक्टली मतलब है कि एक एक्शन के लिए आप कितना पे करने के लिए रेडी हो। अब वो आपके लिए क्लिक भी हो सकता है, राइट। कोई यदि आप चाहते हो कि कोई यूजर आपकी वेबसाइट में क्लिक करके वेबसाइट पे जाए और वहां पे पूरा वेबसाइट विजिट करे, तो एक क्लिक का कॉस्ट भी आप डाल सकते हैं। बट जनरली ये जो होता है टारगेट सीपीएम मतलब कॉस्ट पर एक्शन या कॉस्ट पर एक्विजिशन भी हम इसको बोलते हैं। अब इसको मैं थोड़ा एग्जांपल से क्लियर करता हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं एक्सेल सीट ओपन करता हूँ, कैलकुलेट करते ज्यादा इजी बनेगा ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बोला आपको क्लिक्स, एवरेज सीपीसी, टोटल कॉस्ट, मैंने यहाँ पे बोल दिया लीड, कॉस्ट पर लीड, फॉर एग्जांपल आप लीड के लिए ऐड करते हैं, ठीक है, और सीपीए। ठीक है ना। अभी मैंने बोला कि आप चाहते हो, आप एड रन कर रहे हो, एड रन करने के बाद आप चाहते हो कि जो भी एड के थ्रू लीड जनरेट हो रही है उसके लिए आप मैक्सिमम सपोज 200 के ऊपर पे नहीं करना चाहते। ठीक है, जो भी आपका कैलकुलेशन था उसके हिसाब से आप चाहते हो कि 200 रुपए से ज्यादा एक लीड का कॉस्ट ना जाए, तो ये आपने गूगल को बोला। अब गूगल क्या करेगा, कैलकुलेट कैसे करेगा वो, जब तक कोई लीड नहीं आएगी तब तक ये कैलकुलेट कर पाएगा क्या, नहीं। तो वो क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल आपके एड में 5 लोगों ने क्लिक किया, एक क्लिक का फॉर एग्जाम्पल 26 रुपए 50 पैसे कॉस्ट गया, तो आपका टोटल कितना स्पेंड हुआ, टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज सीपीसी मतलब एक क्लिक का कॉस्ट जो भी है। तो यहाँ पे आ गया आपका टोटल कॉस्ट, मतलब अभी तक क्या आपका 132 रुपए स्पेंड हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल अभी तक क्या आपको कोई भी सपोज लीड नहीं आई है। ठीक है, तो एक लीड का कॉस्ट, कॉस्ट पर लीड कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लीड, ये आ जाएगा आपका कॉस्ट पर लीड। ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपका 8 क्लिक हो गया और अभी तक की एक भी लीड नहीं आई, लेकिन जैसे 10वीं क्लिक होती है आपकी एक लीड जनरेट होती है। तो जैसे एक लीड आई गूगल क्या करेगा, क्रॉस चेक करेगा, क्या करेगा, एक लीड का कॉस्ट कितना आया, 265 रुपए, आपने कितना बोला था, 200 रुपए, मतलब आपने जो बोला था उससे महंगा रिजल्ट आया।
इसके बाद आपका ऐड रुक जाएगा, मतलब स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है? अभी सपोज आप ये नहीं डाल रहे हो, तो नॉर्मल गूगल आपसे चार्ज कितने का ले रहा है? वो एक एक क्लिक का आपसे कॉस्ट ले रहा है, मतलब सीपीसी के हिसाब से आपसे चार्ज ले रहा है। बट आप हर बार मॉनिटर नहीं कर पा रहे हो, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो आपने क्या किया, आपने एक बैकएंड में अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके गूगल को बताया कि मेरे लिए कॉस्ट पर एक्शन जो ऑब्जेक्टिव आपका है, उसके लिए आप 200 रुपए से ज्यादा पे नहीं कर सकते। आपका जो डेली बजट है वो अलग है। सपोज आपका जो डेली बजट है वो है आपका 1000 रुपीज, डेली बजट है वो अलग चीज है। सीपीए मतलब एक लीड का कॉस्ट, मतलब जो भी एक्विजिशन के लिए आप देने के लिए रेडी हो। तो गूगल क्या कर रहा है, आपके लिए एड रन कर रहा है। जैसे क्लिक आ रही है तो वो टोटल करते जा रहा है, लेकिन जैसे ही कन्वर्जन हुआ, मतलब एक इंक्वायरी जनरेट हुई, एक लीड जनरेट हुआ, उसका कॉस्ट चेक किया कि कॉस्ट पर लीड कितनी गई और आपने जो बोला था उसके हिसाब से कैसा है। यदि आपके दिए हुए अमाउंट से, मतलब टारगेट सीपी आपने जो बोला, उसके हिसाब से यदि आपको सस्ते में रिजल्ट मिल जाता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 8वें क्लिक पे ही आपको रिजल्ट मिल जाता, तो 200 रुपए और 212 रुपए ज्यादा डिफरेंस नहीं है, +-2% वो मैनेज करता है और आगे बढ़ता है। लेकिन यही चीज आपको अभी 10वें क्लिक पे रिजल्ट आ रहा है, मतलब महंगा जा रहा है, इसके बाद आपका ऐड कंटिन्यू नहीं करेगा, रोक देगा जब तक आप इसको मैनुअली स्टार्ट कर दो। ठीक है? लेकिन यही चीज फॉर एग्जाम्पल आपको 7वें क्लिक पे रिजल्ट मिलता है, तो एक लीड का कॉस्ट कितना पड़ रहा है? 185। आपने कितना बोला? 200, उससे सस्ता है, मतलब प्रॉफिटेबल है, ये आपका ऐड कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन अभी ये जो भी डेटा आ रहा है इसको छोड़ दो, आपसे वो चार्ज कैसे ले रहा है? कॉस्ट पर क्लिक, मतलब रिजल्ट आए या ना आए वो आपसे चार्ज एड रन करने का ले ही रहा है। लेकिन रिजल्ट आने के बाद आप क्योंकि उसको मॉनिटर नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप अवेलेबल नहीं हो या जो भी रीजन है, आपने एक कमांड दे दी कि इसके हिसाब से यदि रिजल्ट आ रहा होगा तो कंटिन्यू करना, नहीं तो स्टॉप कर देना। क्लियर है सबको यहाँ पे? ये वाला। बोलिए, यहाँ तक सबको क्लियर है? कोमल जी, नम्रता जी, प्रजक्ता जी। हाँ ठीक है। ठीक है, तो ये है आपका टारगेट कॉस्ट पर एक्शन बिडिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है? यहाँ पे आपको अमाउंट डालना रहता है। इनकेस यदि आप इसको फिलअप नहीं करते हो, मतलब आपने इसको सेट नहीं किया है, तो आपका जो कॉस्ट पर एक्शन का जो चार्ज होगा, वो आपके डेली बजट को मैक्सिमम लेके चलता है। मतलब एक दिन का बजट आपने 500 रुपए, 1000 रुपए जो भी डाला है, उसको मैक्सिमम कॉस्ट पर एक्शन लेके काम करता है। तो बेटर है कि यदि आप इसमें जा रहे हो तो आप सेट करो, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना? इसके बाद है आपका नेक्स्ट, कन्वर्जन वैल्यू। ठीक है, कन्वर्जन वैल्यू का मतलब क्या है? यहाँ पे दिख रहा है सेट टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड, मतलब आरओआई निकालने के लिए सीधा सीधा बोला जा सकता है। एक चीज समझना, जितनी भी बिडिंग स्ट्रेटजी है जो गूगल आपको दे रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके कैलकुलेशन को इजी करने के लिए दे रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे जो डाल दिया उसके हिसाब से ये एड रन होगा, नहीं। एड रन होगा, आप पे उसको सीपीसी के हिसाब से या सीपीएम के हिसाब से ही करोगे। लेकिन वो आपके ऐड के परफॉर्मेंस को एनालाइज करके आपका कैंपेन कंटिन्यू करना है कि आपके कैंपेन को स्टॉप करना है आपके ऑप्शंस पे, वो आपकी हेल्प कर रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है? तो अभी इसका मतलब क्या है, टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है टारगेट ROAS रोएस, ये परसेंटेज में आपको देना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका डेली बजट है 1000 रुपीज, आपने यहाँ पे बोला ROAS, यहाँ पे आपने बोला मेरे को 500% आपको क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए। एड स्पेंड मतलब आप एड में जितना भी स्पेंड कर रहे हो उसके कंपेयर में 500% आपको रिटर्न चाहिए। मतलब आप इसको बोल रहे हो कि यदि आप 1000 रुपीज एड में स्पेंड कर रहे हो तो 1000 का 500% कितना हुआ? बताइए, 1000 का 500% कितना हुआ? 5000। 5000। ठीक है? मतलब आप गूगल को बोल रहे हो कि मैं 1000 रुपए पर डे एड में डाल रहा हूं, तो मेरा यदि एड रन हो रहा है तो एड रन होने के बाद मेरे को कम से कम 5000 रुपए रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए, बिकॉज आप रेवेन्यू की बात कर रहे हो, सीधा कन्वर्जन, यहाँ लीड वीड किसी की नहीं। तो यदि आप 5000 रुपए स्पेंड कर रहे हो और 1000 रुपए स्पेंड होने के बाद यदि आपको 5000 का प्रॉफिट हो रहा है या उससे ज्यादा भी प्रॉफिट होगा तो भी चलेगा। इसके नीचे यदि मेरा प्रॉफिट होता है या इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता तो मेरा एड स्टॉप कर दे। ठीक है? तो यहाँ पे तो हो सकता है कोई 500 के बदले 1000% भी बोल दे, कोई 5000% भी बोल सकता है।
तो यहाँ पे जो भी है ये हम कैलकुलेशन इजी करके हमारे हिसाब से सेट करते हैं, और उसके हिसाब से एड रन होता है, और वो डेटा ट्रैक करके आपका कैंपेन को क्या करना है क्या नहीं वो डिसाइड करता है। लेकिन एक समझने वाली बात ये है जो अभी तक किसी ने पूछा नहीं। क्या नहीं पूछा? इस केस में ही पूछना चाहिए था कि आपके एड के थ्रू लीड जनरेट हुई, ये फेसबुक ये गूगल को कैसे पता चलेगा ये? सेम विथ ये आरओएस के केस में, कि आपका एड रन हो रहा है, लोग क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे जा रहे हैं, और वेबसाइट पे जाने के बाद कोई भी यूजर प्रोडक्ट परचेस कर रहा है या नहीं परचेस कर रहा है, कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ये गूगल को कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने एड ये वाले इस बिडिंग स्ट्रेटेजी के लिए आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड यूज करना पड़ेगा। विदाउट कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड आप ये बिडिंग स्ट्रेटेजी यूज नहीं कर सकते, बिकॉज बिना उसके गूगल ट्रैक नहीं कर पाएगा लीड आई कि नहीं आई, या कन्वर्जन हुआ कि नहीं हुआ। और जब तक वो ट्रैक नहीं कर पाएगा तो आपका एड तो चलता रहेगा। हो सकता है कि यहाँ पे 200 रुपए स्पेंड हो गया और आपको 2 लीड आ गई, लेकिन आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड यूज नहीं किया है, तो फिर गूगल को तो पता ही नहीं चला कि वेबसाइट में किसी ने फॉर्म भरा है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, 0 0 दिखाता रहेगा, और पूरा डेली बजट स्पेंड हो जाएगा, लेकिन लीड आएगी नहीं। और जब तक लीड आएगी नहीं तब तक वो क्रॉस चेक नहीं कर पाएगा कि आपने जो बोला था उसके हिसाब से जो रिजल्ट आना चाहिए वो सही है कि गलत है। क्योंकि जब लीड आएगी तब तो वो लीड को क्रॉस चेक करेगा कि आपने बोला था 200 के अंदर आनी चाहिए और कितनी महंगी गई। ठीक है, सेम कन्वर्जन के केस पे। तो ये बिडिंग स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड यूज करना कंपलसरी है। कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड कैसे यूज करते हैं हम आगे देखेंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि ये सारी बिडिंग स्ट्रेटजी के लिए आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड यूज करना जरूरी है। ठीक है। तो ये जो कन्वर्जन वैल्यू है इसका मतलब क्या है, कि हम एड में जितना भी स्पेंड कर रहे हैं उसके रिटर्न में हमको कितना रेवेन्यू जनरेट करना है, वो एज अ परसेंटेज आप यहाँ पे डालते हो, कि मेरे को 500%, 1000% जो भी है वो यहाँ पे डालो। ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे बता रहा है कि जब आपका कम से कम 15 कन्वर्जन आ जाएगा, उसके बाद वो डेटा को ट्रैक करके कंटिन्यू करना है कि स्टॉप करना है, वो क्रॉस चेक करेगा। ठीक है, मतलब जब तक उसके पास थोड़ा सा डेटा नहीं होगा तब तक वो क्रॉस चेक नहीं करेगा, डायरेक्ट वो लाइव मॉनिटरिंग नहीं करता इस चीज के लिए, पहले था अब नहीं है। ठीक है ना। इसके अलावा है क्लिक्स। एज अ फ्रेशर इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, जब तक हमको एक्सपीरियंस या नॉलेज नहीं है, कैलकुलेशन करना नहीं आता, तो ये बेस्ट है। क्लिक। क्लिक का मतलब क्या है? जितना ज्यादा से ज्यादा क्लिक, मतलब आप जो भी डेली बजट आप सेट किए हो उस डेली बजट के हिसाब से जितना मैक्सिमम क्लिक आपको मिल सकती है उतनी क्लिक ला के देने की कोशिश करना। अब आपका एड लीड के लिए है, कन्वर्जन के लिए, उससे कोई मतलब नहीं। आप क्या बोल रहे हो, नंबर ऑफ क्लिक, मतलब एड आपका दिख रहा है, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग क्लिक करके आपके वेबसाइट को ओपन करें, ये आपका बिडिंग स्ट्रेटजी है। तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो कि एक क्लिक के लिए आप कितना पे करने के लिए रेडी हो। यहाँ पे लीड और वो सब नहीं है, एक क्लिक के लिए मैंने बोला मैं 50 रुपए पर क्लिक देने के लिए रेडी हूँ, कितना मैक्सिमम। तो कल हमने ये लास्ट क्लास में हमने एक चीज देखा था, आप लोगों को याद होगा, तो एक फॉर्मूला हमने देखा था, मैक्स सीपीसी मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी स्कोर इक्वल्स टू एड रैंक। तो आप एक क्लिक के लिए मैक्सिमम कितना पे करना चाहते हो, वो आपके क्वालिटी स्कोर के साथ मल्टीप्लाई होकर आपका एड रैंक बनता है, जिससे गूगल डिसाइड करता है कि कौन सा एड टॉप पे रखना है, कौन सा एड टॉप पे नहीं रखना है। क्लियर है? तो ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट यदि आप इसको सेट नहीं करोगे तो आपका अगेन जो डेली बजट है उसको मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक लेके चलेगा। तो एक क्लिक का रेट आपको महंगा भी पड़ सकता है यदि आप सेट नहीं करते। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना। ना, अभी ये तीनों में से कोई भी एक आप यूज कर सकते हो, रिकमेंडेड है। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्टिव हमने अभी सेलेक्ट किया उसके हिसाब से। लेकिन एक और एडिशनल ऑप्शन यहाँ पे बोल रहा है क्या, इंप्रेशन शेयर। इसका मतलब क्या है? अब कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका क्लाइंट बोलेगा कि यदि मैं पेमेंट कर रहा हूँ ऐड के लिए तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड नंबर 1 पे दिखे, तभी मैं पे करने के लिए रेडी हूँ, अदरवाइज मैं रेडी नहीं हूँ। तो इस केस में क्या करोगे? भले आप ऐड रन कर रहे हो, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ऐड नंबर 1 पे ही दिखेगा जो भी आप बिडिंग लगा रहे हो? यदि आपका कॉम्पिटिटर आपसे ज्यादा बिडिंग लगा रहा होगा या उसका क्वालिटी स्कोर ज्यादा अच्छा होगा कंपेयर टू आपसे, क्योंकि आपका अभी भी स्टार्ट हुआ है, तो हो सकता है कि आपका एड सेकंड या थर्ड में दिखे। बट आपका क्लाइंट बोलेगा कि नहीं, मैं तभी पेमेंट करने के लिए रेडी हूँ जब मेरा एड नंबर 1 पे दिखेगा। तब आप कैसे डिसाइड करोगे कितना करना है क्या करना है, वो भी आपके बजट के अंदर। ऐसा नहीं है कि नंबर 1 के लिए वो कुछ भी पे करने के लिए रेडी है।
उसके बजट के हिसाब से जब वो नंबर वन पे आएगा तभी पेमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसा कुछ ऑप्शन है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इंप्रेशन शेयर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जिसमें आपको गूगल पूछता है कि आपका एड कहाँ पे दिखाना चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है एनीवेयर ऑन रिजल्ट पेज, मतलब गूगल के रिजल्ट में टॉप 4 में, बॉटम 3 में, सेकंड पेज में, कहीं भी दिख सकता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है टॉप ऑफ रिजल्ट पेज, मतलब टॉप 4 में ऐड दिखेगा तो ही आप पेमेंट करने के लिए रेडी हो, अदरवाइज नहीं। या फिर मैंने बोल दिया एब्सोल्यूट टॉप ऑफ रिजल्ट पेज, मतलब नंबर 1। ठीक है, तो अभी यदि इन केस कभी ऐसा होता है कि आपका क्लाइंट बोलता है कि मेरे को एकदम नंबर 1 पे ही दिखना है, तो आप सेलेक्ट करो एब्सोल्यूट टॉप ऑफ रिजल्ट पेज, और उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज डालो। परसेंटेज मतलब कितनी बार आपका एड नंबर 1 पे दिखना चाहिए। अब आपका क्लाइंट बोलता है हर बार, तो फिर आप 100% डाल दो कि 100% जब भी आपका एड नंबर 1 पे दिखेगा तभी दिखाना, अदरवाइज मत दिखा। ठीक है, लेकिन गूगल आपको पूछता है कि यदि आपका एड हर बार नंबर 1 पे दिखाना है तो उसके लिए आप कितना पे करने के लिए रेडी हो। इसके लिए डेली बजट नहीं, एक क्लिक के लिए मैक्सिमम कितना पे करने के लिए रेडी हो, तब तो वो आपके बिहाफ में बिडिंग लगाएगा और जो बेस्ट होगा उसको पोजीशन देगा। तो यदि आपने बोला कि मैं एक क्लिक के लिए चलो 100 रुपए देने के लिए रेडी हूँ, कब, जब मेरा एड नंबर 1 पे दिखेगा तब। तो गूगल क्या करेगा, आपके बिहाफ में बिडिंग लगाएगा फर्स्ट पोजीशन के लिए। तो जो भी आपका क्वालिटी स्कोर और जो भी आपका एड रैंक है, उसके हिसाब से यदि आपको मैक्सिमम 100 रुपीज पे करना पड़े फॉर सिंगल, फॉर फर्स्ट पोजीशन, तो वो आपके लिए 100 रुपए पे करके फर्स्ट पोजीशन पे आपका एड दिखाएगा। लेकिन यदि आपका कॉम्पिटिटर आपसे ज्यादा पे कर रहा है, या उसका क्वालिटी स्कोर ज्यादा अच्छा है, या जो भी रीजन से उसका एड रैंक आपके एड रैंक से ज्यादा बनता है, और आपको उसको बीट करने के लिए 100 के ऊपर जाना है, बट आपने 100 रुपीज बोला, इसके ऊपर आप जाने के लिए रेडी नहीं हो, तो आपका एड कहीं भी नहीं दिखेगा। क्योंकि आपने क्या बोला, 100 रुपीज के अंदर 100% आपका एड कहाँ दिखना चाहिए, नंबर 1 पे। तो जब भी आप 100 रुपीज में फर्स्ट पोजीशन के लिए एलिजिबल होगे तभी आपका एड दिखेगा, अदरवाइज आपका एड गूगल नहीं दिखाएगा। क्लियर है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्लाइंट बोलता है कि चलो हर बार नहीं, एटलीस्ट 50% टाइम एड मेरा नंबर 1 पे दिखना चाहिए, 50% कहीं भी दिखेगा तो चलेगा। तो यहाँ पे आप परसेंटेज को 50 कर दो। तो ये 50% आपका अमाउंट आपके एड के हिसाब से फर्स्ट पोजीशन के लिए रिजर्व हो जाएगा। रिजर्व इन द सेंस कि जब भी आपका एड उस अमाउंट पे, जो आपने अमाउंट दिया हुआ है एक क्लिक का कॉस्ट, उस पे फर्स्ट पोजीशन के लिए एलिजिबल हो गए तभी दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। ओके। हाँ। सर, एक पूछना था। ठीक है। बट हाँ ये जो है कि हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट मीटिंग, कि इसका हमसे ज्यादा हुआ तो उसका फर्स्ट दिखेगा। तो इट डजंट डिपेंड ऑन कीवर्ड। सपोज अगर वो कीवर्ड को ध्यान में रखते हुए करता है, सपोज डिजिटल मार्केटिंग हाँ। कोर्सेज इन पुणे, ठीक है, तो हम्म, उस पर्टिकुलर इसके लिए अगर उसने कम किया हो, और कोई और कीवर्ड के लिए हमने ज्यादा किया हो, उसने कम, तो फिर हमारा दिख सकता है क्या? इट डिपेंड्स ऑन कीवर्ड और इट्स टोटली ऑन नहीं, बिडिंग एंड ऑल। ये सब बिडिंग, ये सब कीवर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। आपको सोचना है यूजर गूगल में क्या सर्च करता है, कीवर्ड डाल के। हम्म। अब यदि हाँ, वही। सपोज मेरा प्रोडक्ट है डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, हम्म। तो यही कीवर्ड बाकी लोगों के लिए भी तो यही होगा। जितने भी हाँ, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है पुणे में, उनके लिए, उनके प्रोडक्ट के लिए ये वाला कीवर्ड उनके लिए भी है। अब इस कीवर्ड पे सब अपना अपना बिड लगा रहे हैं। ठीक है, आपने बोला मैं 100 रुपीज एक क्लिक के लिए पे करने के लिए रेडी हूँ, कोई 80 रुपीज बोलेगा, कोई 150 रुपीज हम्म, बोलेगा। जो भी बिडिंग लोग अपने अपने हिसाब से लगा रहे हैं वो। अब इस बिडिंग के हाँ, हाँ। हिसाब से जो मैंने फॉर्मूला बोला, क्या, मैक्स सीपीसी मैक्स मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी स्कोर, क्वालिटी क्वालिटी स्कोर, हाँ, स्कोर इक्वल्स टू एड रैंक। इज इक्वल टू ठीक है, एड। तो ये खाली एक ही चीज के लिए नहीं है कि आपका इसी कीवर्ड पे, जितने भी कीवर्ड के लिए आप टारगेट कर कीवर्ड रहे है, हो, हाँ। वो सारे कीवर्ड के लिए आपका कॉम्पिटिटर भी तो टारगेट कर रहा होगा। भले किसी में कम बिड लगा वही। रहा होगा, किसी में ज्यादा लगा रहा होगा। तो जो आप हम्म। कंडीशन दे रहे हो वो सारे कीवर्ड के लिए एप्लीकेबल होता है, क्योंकि सारे कीवर्ड के लिए आप मैक्सिमम कितना पे करने के लिए रेडी हो, जो भी है। तो जिस जिस कीवर्ड के लिए आप उस अमाउंट पे फर्स्ट पोजीशन के लिए एलिजिबल हो गए, तब तक आपका एड दिखाएगा, नहीं तो आपका एड नहीं दिखाएगा। या फिर ओके। आप यहाँ पे बोलते हो कि 50% टाइम दिखना चाहिए, 50% कहीं भी दिखे तो चलेगा, तो 50% हाँ, टाइम कोशिश करेगा कि वहां पे दिखे आपके दिए हाँ, हुए बजट पे, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। लेकिन हमेशा एक चीज ध्यान रखना,
मतलब फर्स्ट पोजीशन के लिए हमेशा ज्यादा पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे डालता हूँ 2 BHK फ्लैट इन पुणे। हम्म। अभी आपके सामने इसको मैं 100% करता हूँ। बिना स्क्रीन को स्क्रॉल किए मैंने गूगल में सर्च किया और बिना स्क्रॉल किए मेरे सामने कितने ऐड दिख रहे हैं? 3 तीन ऐड दिख रहे हैं अलग अलग कंपनी के। तीनों कुमार। विजिबल एक बार में। हाँ है। जो भी है कोई भी कंपनी है, लेकिन बिना स्क्रीन को स्क्रॉल किए मैंने गूगल में सर्च किया, मेरे सामने रिजल्ट आया, तीन रिजल्ट मेरे को बिना स्क्रॉल किए डायरेक्ट दिख रहा है। हम्म। तो नंबर वन के लिए मैं एक्स्ट्रा पे करने के लिए यदि रेडी हूँ तो ठीक है, आपका पोजीशन तो नंबर वन पे आएगा। लेकिन हो सकता है कि एक पहले पोजीशन के लिए आपको 100 रुपया पे करना पड़े और वहीं पे थर्ड वाले के लिए आपको 40 रुपए में पोजीशन मिल जाए। तो आप 100 रुपए पे करके नंबर वन पे तो आ रहे हो, 40 रुपए पे करके तीसरे में आ रहे हो, लेकिन दिख तो एक साथ रहे हैं। तो आपका हेडिंग और हाँ। डिस्क्रिप्शन ज्यादा अट्रैक्टिव होगा तो चांसेस है कि यूजर थर्ड वाले में भी क्लिक करके इंक्वायरी करे। तो फर्स्ट के लिए ज्यादा पे करने की जरूरत जनरली नहीं होती है। या चलो नहीं। थर्ड भी एकदम नीचे हो गया, सेकंड पे भी आ रहा है तो भी सही है, एकदम क्लियर दिख रहा है वो सामने यूजर के। हाँ तो हर हाँ। बार फर्स्ट पोजीशन सोचोगे तो 100% फर्स्ट के लिए कंपटीशन ज्यादा होगा, प्राइस ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो बेटर है फर्स्ट के बदले सेकंड में भी आ रहा है तो कोई इशू नहीं चलेगा। ठीक है। हाँ। इसे हम बोलते हैं और क्या, वैसे अबव भी द फोल्ड, मतलब बिना हाँ। स्क्रीन को स्क्रॉल किए जितना पोर्शन आपके स्क्रीन में दिखता है ओके। इसे हम बोलते हैं अबव द फोल्ड। ठीक है। तो यदि अबाउट आपका द। एड डायरेक्टली अबव द फोल्ड और स्क्रॉल करने हम्म। के बाद जो चीजें नीचे दिखती है उसे हम बोलते हैं बिलो द। ये डिस्प्ले नेटवर्क में ओके। आपको ये वर्ड सुनने को मिलेगा। तो जब हमको डायरेक्टली दिख रहा है तो हम काय एक्स्ट्रा पे कर। ठीक है, ये आप अपने हम्म। नॉलेज के लिए और किसी क्लाइंट को यदि समझा सकते हो तो आपके ऊपर है, जिससे उसी का कॉस्ट बचेगा, अपने को कोई दिक्कत नहीं। वो बोलेगा मेरे को हर बार हम्म। नंबर वन पे दिखाना है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ऐसा सेट कर देंगे। लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा हम्म। पे करना पड़ेगा। वो रेडी है तो हमको क्या राइट। दिक्कत। ठीक है, तो वो आप हाँ। अपने साथ देख सकते हैं ना। अच्छा। तो ये आपका है इम्प्रेशन से। तो ये सब क्या है, ये सब बिडिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, अभी तो आपने जो हम्म। देखी ये सब बिडिंग स्ट्रेटेजी है। टारगेट सीपीए, सॉरी मतलब टारगेट सीपीए मतलब कॉस्ट पर एक्शन या कॉस्ट पर एक्विजिशन। टारगेट आरओएस मतलब रिटर्न ऑन एड स्पेंड। और आपका मैक्सिमाइज क्लिक। ठीक है, ये तीन हम्म। मेन है जो ज्यादातर यूज होता है। और तीसरा इंप्रेशन वाइज कि चलो आप पेज जो भी कर रहे हो, ऊपर में आपको ये नहीं पता होता कि आपका एड कहाँ पे दिखेगा, वो फिक्स नहीं कर सकते। लेकिन नीचे इंप्रेशन शेयर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो वहां पे आप पोजीशन फिक्स कर सकते हो। बाकी ओके। रिजल्ट कैसा आएगा उसको मॉनिटर आपको करना पड़ेगा। मतलब आप एक क्लिक का कॉस्ट और पोजीशन फिक्स कर सकते हो, लेकिन उस कॉस्ट में लोग जब भी क्लिक कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आ रहा है उसको खुद को मॉनिटर करके एनालाइज करके कंटिन्यू करना है कि स्टॉप करना है, वो आप अपने लेवल पे डिसाइड कर सकते हैं। ओके। ठीक है जी। तो ये है आपका बिडिंग स्ट्रेटजी जो गूगल एड्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हम्म। खाली मैं गूगल एड्स की बात नहीं करूंगा। ये आपको हर एक एडवर्टाइजमेंट में, चाहे आप फेसबुक एड रन करो, लिंक्डइन ऐड करो, सारे में बिडिंग स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इतना ज्यादा डीप में ऑप्शन वहां पे नहीं मिलता। ठीक है, वहां ओके। पे बाय डिफॉल्ट वो खुद अपने हिसाब से टारगेट करता है। लेकिन हम भले फेसबुक और बाकी जगह में ये डेटा डाल नहीं सकते, लेकिन वो सारी चीज कैलकुलेट करके आप डेटा को मॉनिटर कर सकते हो कि जो रिजल्ट आ रहा है उसके हिसाब से आपको जो चाहिए वो परफेक्ट है कि कैसा है, ताकि आपको उसको कंटिन्यू करना है कि स्टॉप करना है या आप डिसाइड कर पाओ। तो मेन होता है ये, मतलब जो भी डेटा होता है। एड रन करना आपको भी पता है कोई बड़ी चीज नहीं है। आज की डेट में जिसको डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज नहीं है वो भी गूगल में देख के क्या कर लेता है, एड क्रिएट करना सीख जाता है। लेकिन एड रन करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो इम्पोर्टेंट है कि आपका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, क्या डेटा आ रहा है, उसको एनालाइज करके क्या मॉडिफाई करना है। ये मेन है, ये हर एक बंदा नहीं कर पाता। इसीलिए आपको इस पे ज्यादा फोकस करना ओके। ना। इसके बाद और एक चीज जो हमने स्किप की थी दैट इज कॉल्ड एड एक्सटेंशन। एड एक्सटेंशन। ठीक है, एड एक्सटेंशन मतलब मैंने बताया था, ये आपके एड कॉपी को रिच बनाने के लिए, मतलब और अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज किया जाता है। जिसमें 6 एड एक्सटेंशन सबसे ज्यादा यूज होते हैं। मतलब आप गूगल में कोई भी कीवर्ड सर्च करो किसी भी फील्ड से रिलेटेड, आपको 90% एड में इस 6 के अलावा कोई सातवां एक्सटेंशन दिखेगा ही नहीं। और 10% ऐसे ऐड हो सकते हैं जिसमें चांसेस है कि एक आध कुछ और अलग मिल जाए। अदरवाइज सारे ऐड में इस 6 में से ही कोई होगा।
ठीक है, कौन कौन सा है वो पहले मैं नाम बता देता हूँ, फिर उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो बताता हूँ, क्योंकि इंटरव्यू में वैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सबसे पहला है आपका कॉल एक्सटेंशन। कॉल एक्सटेंशन नाम से क्लियर है, जिसमें आपका कॉल का बटन दिखे, जिसको क्लिक करके यूजर डायरेक्ट कॉल पे जा सकता है। ठीक है, दूसरा होता है कॉल आउट एक्सटेंशन। कॉल आउट एक्सटेंशन, अब ये मैं अभी समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, मैं ऐड दिखा के समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो वो देखेंगे। उसके बाद है आपका स्ट्रक्चर स्निपेट। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर स्निपेट एक्सटेंशन। फिर एक होता है आपका साइट लिंक एक्सटेंशन। साइट लिंक एक्सटेंशन। फिफ्थ फिफ्थ आपका होता है लीड एक्सटेंशन। लीड एक्सटेंशन। और सिक्स्थ होता है आपका लोकेशन एक्सटेंशन। लोकेशन एक्सटेंशन। ये सबसे ज्यादा यूज होता है। इसके अलावा और भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, वो हम एक एक करके देखेंगे सारे, बट सबसे ज्यादा ये यूज होता है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज तो आपको इंटरव्यू में कैसे पूछा जाता है वो मैं बताता हूँ। जैसे कि सपोज ये आपके सामने उन्होंने कोई भी रैंडम कीवर्ड सर्च किया। ठीक है ना, अब आपके सामने ऐड आ रहा है, वो आपको पूछेंगे इस ऐड में क्या क्या यूज हुआ है आप बताओ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो आपको दिख रहा है क्या, ये ब्लू कलर में हेडिंग, मतलब दो हेडिंग यूज हुई है, आपको दिख रहा है 2 BHK अपार्टमेंट इन पुणे, उसके बाद पाइपलाइन करके VTP होम बाइंग फेस्टिवल, ये दूसरा हेडिंग है। दो हेडिंग टैग यूज हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन यूज हुआ है। ठीक है, लेकिन आपने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, डिस्क्रिप्शन कितने कैरेक्टर का होता है, 90 कैरेक्टर का। तो एक बार आप क्रॉस चेक कर सकते हो, क्या ये डिस्क्रिप्शन जो लिखा हुआ है ये 90 कैरेक्टर के अंदर है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और एक फॉर्मूला लगा देता हूँ, LEN, लेन इक्वल्स टू, ये जो आपका सेल है वो, और ये क्या लिखा है, 126 कैरेक्टर। इसका मतलब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो यूज हुआ है वो 90 कैरेक्टर से ज्यादा है। लेकिन इसमें कोई एक्सटेंशन यूज हुआ है क्या, तो इसमें कोई एक्सटेंशन यूज नहीं हुआ है। ये देख के इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि यहाँ तक एक एक्सटेंशन, मतलब डिस्क्रिप्शन इसका कंप्लीट हुआ, उसके बाद फुल स्टॉप के बाद यहाँ दिख रहा है ये दूसरा पुणे नंबर 1 रियल एस्टेट डेवलपर लिखा हुआ है, ये दूसरा डिस्क्रिप्शन है। क्योंकि यदि इसका टोटल लेंथ मैं कैलकुलेट करूं तो यहाँ पे 34 कैरेक्टर है, क्योंकि जो एक्सटेंशन होता है वो भी ऐसे ही दिखता है, लेकिन वो 25 कैरेक्टर का होता है। तो मेरे को देख के समझ में आ रहा है कि ये थोड़ा सेंटेंस बड़ा था और ज्यादा बड़ा डिस्क्रिप्शन नहीं, तो 90 कैरेक्टर के दो डिस्क्रिप्शन यूज हुए हैं। लेकिन इसके अलावा ये कॉल का ऑप्शन अलग से दिख रहा है। इसका मतलब कि इस एड में नॉर्मल हेडिंग और डिस्क्रिप्शन के अलावा एक एक्सटेंशन यूज हुआ है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉल एक्सटेंशन, जो डेस्कटॉप में इस तरीके से दिखता है और फोन में भी इसी तरीके से दिखता है। आप डेस्कटॉप से चाह कर भी कॉलिंग नहीं कर सकते, बट फोन में जैसे क्लिक करोगे नंबर ऑटो डायल हो जाएगा और एक सिंगल क्लिक पे डायरेक्ट कॉल चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये कॉल एक्सटेंशन जो आपको देख के समझ में आ रहा है। ठीक है, अब ये इसलिए पूछा जाता है इंटरव्यू में, क्योंकि यदि आपको पता है कि यूज करने के बाद ये दिखेगा कैसे, इसका मतलब आपको यूज करना आता है। नहीं तो पता चला आपने एक्सटेंशन यूज तो कर दिया बट उसका मतलब क्या है, वो कैसा प्रीव्यू देता है, उससे बेनिफिट क्या है वही नहीं पता, तो फिर यूज करने का कोई सेंस नहीं। तो आपको इसलिए डायरेक्ट ऐड दिखा के पूछा जाता है कि इसमें क्या क्या यूज हुआ है, क्योंकि आप यदि ऐड रन करना जानते हो और आपको पता है कि एक्सटेंशन यूज करने के बाद ऐसा प्रीव्यू दिखता है, मतलब आपको वो चीज आती है। ठीक है, सेम विद सेकंड में भी कोई एक्सटेंशन यूज नहीं हुआ है, थर्ड में भी कोई एक्सटेंशन यूज नहीं हुआ है, फोर्थ में भी कोई एक्सटेंशन यूज नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ आप नीचे देखते हैं ये ना, यहाँ पे एक्सटेंशन यूज हुआ है। कैसे पता चला एक्सटेंशन यूज हुआ है, तो यहाँ पे आप देखो कॉल का तो क्लियर दिख रहा है, लेकिन कॉल के बाद आपको दिख रहा है कॉन्टेक्ट अस, जिसमें कर्सर ले जाने पे हाथ का आइकॉन आ रहा है, मतलब उस पर एक लिंक है। फिर गैलरी पे भी एक लिंक है, अबाउट अस, कनेक्टिविटी और एम्यूनिटीज, सब में लिंक है, सब ब्लू कलर का है। और हर एक थोड़े थोड़े वर्ड्स का क्या दिख रहा है, बीच में सेंटर डॉट दिख रहा है। दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये रहा कॉन्टेक्ट अस, फिर सेंटर डॉट, गैलरी सेंटर डॉट, अबाउट सेंटर डॉट। इसका मतलब ये एक एक्सटेंशन है, क्योंकि हेडिंग और डिस्क्रिप्शन में ऐसा ऑप्शन नहीं आता। तो ये जो एक्सटेंशन है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं साइट लिंक। नाम से क्लियर है, साइट लिंक, जिस टेक्स्ट पे लिंक है उसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, साइट लिंक एक्सटेंशन, जिसके क्लिक करने पे आप अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस में क्लिक करोगे तो कॉन्टेक्ट अस के पेज में चले जाओगे, गैलरी में क्लिक करोगे तो गैलरी के पेज में चले जाओगे,
तो जो रिलेवेंट पेज है उस पेज का लिंक यहाँ पे डायरेक्टली शॉर्टकट बनाया हुआ है, ताकि यूजर को जो चाहिए वो पेज में जाके डिटेल देख सके। ठीक है। तो इस एड में आपका एक कॉल एक्सटेंशन और साइट लिंक एक्सटेंशन दो यूज किया हुआ है, बाकी हेडिंग और डिस्क्रिप्शन है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे कॉल एक्सटेंशन तो क्लियर दिख रहा है, लेकिन डिस्क्रिप्शन इतना बड़ा नहीं हो सकता। 3 लाइन का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। हम 4 डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं ऐड बनाते वक्त, बट मैंने बताया था मैक्सिमम ऐड जब दिखता है तो वहां पे 3 हेडिंग और मैक्सिमम 2 डिस्क्रिप्शन दिख सकता है। लेकिन यहाँ पे यदि मैं चेक करूँ तो डिस्क्रिप्शन का लेंथ बहुत बड़ा है, मतलब ये 90 180 कैरेक्टर से भी ज्यादा है, क्योंकि तीसरी लाइन भी आ गई है। तो कैसे समझ में आएगा कि यदि एक्स्ट्रा है तो इसमें एक्सटेंशन यूज हुआ है क्या? तो यस, इसमें एक्सटेंशन यूज हुआ है। कौन सा एक्सटेंशन यूज हुआ है? तो यहाँ पे देखो, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे डेवलपर क्या फुल स्टॉप है, उसके बाद डिलीवर 23 प्रोजेक्ट एकर्स पुणे करके लिखा हुआ है। एक बार हम लेंथ चेक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको कॉपी करके पेस्ट किए 33 कैरेक्टर, मतलब ये डिस्क्रिप्शन का पार्ट है। लेकिन उसके बाद आपको दिख रहा है 38 प्लस ईयर ऑफ लिगेसी फुल स्टॉप, मैक्सिमम लिवेबल एरिया फुल स्टॉप। मतलब ये जितने भी छोटे छोटे सेंटेंस है, इसको यदि आप चेक करोगे तो इसका लेंथ 25 कैरेक्टर से कम है। यही चीज मैं इसको भी चेक करूं तो इसका भी टोटल जो चीज है ये 25 कैरेक्टर से कम है। मतलब ये एक एक्सटेंशन है जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉल आउट एक्सटेंशन। ठीक है। तो कॉल आउट एक्सटेंशन जो होता है वो नॉर्मल डिस्क्रिप्शन जैसा ही दिखता है, लेकिन एक कॉल आउट का जो लेंथ होता है वो मैक्सिमम 25 कैरेक्टर का होता है। हम मैक्सिमम 25 कैरेक्टर से ज्यादा बड़ा कॉल आउट यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दो कॉल आउट एक्सटेंशन यूज हुआ है, जो डिस्क्रिप्शन के जस्ट बाद दिखता है, और एक कॉल आउट के बाद फुल स्टॉप होता है, फिर दूसरा कॉल आउट यूज किया तो उसके बाद फुल स्टॉप होगा। लेकिन उसका टोटल लेंथ 25 कैरेक्टर से बड़ा नहीं होगा, मतलब एक कॉल आउट 25 कैरेक्टर का होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दो कॉल आउट एक्सटेंशन यूज हुआ है। क्लियर है। तो यदि मेरे को ऐड देख के पता चल रहा है कि ये कौन सा एक्सटेंशन यूज हुआ है और क्या है, इसका मतलब मेरे को यूज करना भी आता है, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं भी यदि ऐड में यूज करूंगा तो मेरा भी ऐड इस तरीके से दिखेगा। मतलब आपको गूगल एड्स का अच्छा नॉलेज है, इसीलिए इंटरव्यू में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है। इसको कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को या क्लियर है? बताइए, क्लियर है। आइडेंटिफाई करने में क्लियर है? ठीक है। अब नीचे आते हैं, देखते हैं। अभी आपका 3 एक्सटेंशन आपने आइडेंटिफाई किया है, कॉल, साइक्लिंग और कॉल आउट एक्सटेंशन। अभी बाकी बचे हुए, तो यहाँ पे और कोई नहीं दिख रहा है। ये भी साइक्लिंग एक्सटेंशन है, साइक्लिंग एक्सटेंशन है, कॉल एक्सटेंशन है, कॉल आउट है। थ्री बी एच के फ्लैट इन पाने। हम्म। ठीक है, चलो तो मैं आपको एक बार मुंबई डाल के देखते हैं वहां पे यूज हो रहा है क्या, नहीं तो फिर मैं सीधा एग्जांपल के थ्रू ही बता। नहीं यूज हो रहा। ठीक है। तो अभी 3 एक्सटेंशन, 4 एक्सटेंशन हमने देख लिए, सॉरी 3 देखे हैं, कॉल एक्सटेंशन, कॉल आउट और साइक्लिंग। स्ट्रक्चर स्निपेट कैसा होता है, वो डिस्क्रिप्शन में ही लिखा हुआ मिलेगा। कैसा होगा, लेकिन सपोज कोई एक वर्ड लिखा हुआ है क्या, एमिनिटीज। ठीक है। अब इसके बाद आपका कोलन होगा, डबल डॉट, और उसके बाद जो भी एमिनिटीज है, जैसे कि सपोज मैंने बोल दिया टेम्पल हो गया, प्ले एरिया हो गया, ठीक है, जिम हो गया, तो इस तरीके से कॉमा कॉमा करके होगा। ठीक। लेकिन एक वर्ड होगा, जो भी डिस्क्रिप्शन लिखा होगा उसके बाद एक्सटेंशन यदि चालू होगा तो एक वर्ड, वर्ड के बाद कोलन, और उसके बाद ये जो है
ये इसका लेंथ मैक्सिमम 25 कैरेक्टर से बड़ा नहीं होगा। तो यदि मैंने टेम्पल लिखा तो इस जो भी है, अभी तो ये एक वर्ड है, बट यदि दो तीन वर्ड भी होगा तो मैक्सिमम 25 वर्ड मैक्सिमम है, उससे बड़ा नहीं होगा। फिर कॉमा करके आप दूसरा दोगे, वो भी 25 वर्ड्स। फिर कॉमा करके, सॉरी 25 कैरेक्टर नॉट वर्ड्स, ठीक है। ये ऐसा कॉमा कॉमा करके आपको दिखेगा। तो ये जो एक्सटेंशन होता है इसे हम बोलते हैं क्या, स्ट्रक्चर स्निपेट एक्सटेंशन। जिसमें फर्स्ट जो कैटेगरी है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल इन द सेंस कि गूगल की एक कैटेगरी की लिस्ट है, उसमें से ही आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद की जो चीजें हैं ये आप कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से। लेकिन ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपको गूगल के कैटेगरी में से ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसमें टेम्पल का मतलब हर कैटेगरी के हिसाब से उसने ऑप्शन दिया हुआ है, बट उसमें यदि कोई ऐसी चीज जो आपको लिखनी है वो उस लिस्ट में नहीं है तो आप अलग से मैनुअली यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख सकते। हाँ, जो भी आपने सेलेक्ट किया इसके अंदर की चीजें जो लिखनी है वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, बट ये वाला आप डिसाइड नहीं कर सकते उसके अलावा, जो उसकी लिस्ट में है उसके अलावा। क्लियर है? अभी जब हम यूज करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है। इसके बाद है आपका लोकेशन एक्सटेंशन। लोकेशन एक्सटेंशन क्या होता है? जनरली लोकेशन का आइकॉन आपको सबसे पहले दिखेगा ग्रे कलर, ठीक है। ग्रे कलर में क्या होगा, लोकेशन का आइकॉन होगा और उसके बाद एड्रेस लिखा हुआ होगा। आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि वो एड्रेस है, और वो ब्लू कलर में हो। जैसे साइक्लिंग एक्सटेंशन कैसे ब्लू कलर में था, वैसे ब्लू कलर में होगा, और उस पर कर्सर जाएगा तो पंजे का हाथ का आइकॉन बन जाएगा, ठीक है। मतलब वो क्लिकेबल है, उसमें लिंक है। तो वो पूरा एक होगा, पूरा एड्रेस में पूरा एक लाइन नीचे अंडरलाइन जैसा आएगा यदि कर्सर जाएगा तो, क्योंकि उसमें क्लिक करने पे वो सीधा गूगल मैप पे लेके चला जाता है, ठीक है। तो वो लोकेशन एक्सटेंशन क्लियर समझ में आएगा, जिसमें लोकेशन का आइकॉन ग्रे कलर का पहले होगा और एड्रेस लिखा हुआ होगा ब्लू कलर से, जिसके क्लिक करने पे वो गूगल मैप ओपन करता है और वहां से यूजर नेविगेशन ऑन करके जा सकता है, ठीक है। तो वो होता है लोकेशन एक्सटेंशन। बट ये आप तभी यूज कर सकते हो जब आपके उस जीमेल आईडी में क्लाइंट का वो लोकेशन लिस्टेड है या एक्सेस है, अदरवाइज आप ये एक्सटेंशन यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और लास्ट मतलब इस छह में लास्ट लीड एक्सटेंशन। लीड एक्सटेंशन, तो जो लीड एक्सटेंशन होता है उसमें आपको स्टार्टिंग में लीड का मतलब फॉर्म का आइकॉन होता है, फॉर्म का आइकॉन होता है, ठीक है। और उसके बाद आपको एक कॉल टू एक्शन बटन होगा जिसके अप्लाई नाउ, क्लिक नाउ, मतलब इनरोल नाउ ऐसा छोटा सा लिखा रहेगा, और 25 कैरेक्टर 30 कैरेक्टर का एक सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा। बट स्टार्टिंग में फॉर्म का आइकॉन आएगा, जिसके क्लिक करने पे जैसा फेसबुक ऐड में हमने देखा था कि फॉर्म ओपन हो जाता है और ऑटोमेटिक डेटा फिल हो जाता है, तो जो भी क्लिक करेगा वो फॉर्म ओपन होकर डेटा ऑटो फिल हो जाएगा। खाली उसको सबमिट का बटन क्लिक करना है और वो डेटा सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्सटेंशन, ये तीन एक्सटेंशन भी दिखते हैं। हालांकि जब आप यूज करोगे तो प्रीव्यू आपको वहां पे दिखाता है कि कैसा दिखेगा। तो ये टॉप 6 एक्सटेंशन है जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा कि हमने जितने भी ऐड में देखे इस तीन को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो इस छह में से जो तीन हमने देख लिए थे वही वही रिपीट हो रहा था, कोई नया था ही नहीं, ठीक है। बट क्या क्या होते हैं मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, और यूज कैसे करते हैं वो भी दिखा देता हूँ। मैं इसको क्लोज करता हूँ। हालांकि आप ऐड बनाते वक्त भी लास्ट में यूज कर सकते हो ऐड कॉपी के बाद, या पूरा ऐड बन गया बाद में आपको ऐड करना है तो भी आप इजीली कर सकते हो। उसके लिए एसेट्स में जाना है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे पूरी लिस्ट ऑफ एक्सटेंशन है ये, ठीक है। छह से ज्यादा है, आप चाहो तो यूज कर सकते हो, बट टॉप 6 सबसे ज्यादा यूज होती है जैसे मैंने आपको बोला। तो हम सबसे पहले में आते हैं बिजनेस नेम। बिजनेस नेम में क्या है, आपको ये तभी कर पाओगे जब आपका एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन, मतलब जो आपका अकाउंट है वो वेरीफाई हो गया हो, ठीक है। अभी जैसे कि मेरा, मैंने ये जो आईडी है इसमें अभी डमी डेटा जाता है इसीलिए मैंने वेरीफाई नहीं किया हुआ है, लेकिन मेरा जो इजी डिजी वाला है वो वेरीफाइड है, ठीक है। जैसे कि मैं अपने क्लाइंट का भी दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर बाद, जो हमने कल डेटा देखा था उसका भी अकाउंट वेरीफाई किया हुआ है। तो इससे होता क्या है कि आप जब अपना एक आईडी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ जो भी है, बिजनेस नाम से अकाउंट है तो बिजनेस का डिटेल डाल के वेरीफाई करते हो, पर्सनल है तो पर्सनल डिटेल आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी है कोई भी एक डाल के वेरीफाई कर सकते हो। तो जब आपका ये एडवर्टाइजर अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा तो जिस भी नाम से आपका ये एड अकाउंट बना है उस नाम से आपका एड दिखेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा है ओरिजिन कॉप करके लिखा हुआ है, ये बिजनेस का नाम है, ठीक है। यहाँ पे आपको खाली डोमेन नेम आ रहा है, क्यों? क्योंकि इन्होंने वेरीफाई नहीं किया होगा, लेकिन यहाँ नीचे दिख रहा है
पिरामल रियलिटी लिखा हुआ आ रहा है, क्यों? क्योंकि इन्होंने वेरीफाई किया होगा और इसके साथ लोगो भी दिख रहा है। ये वाले ऐड में लोगो नहीं आ रहा है, दिख रहा है? तो ये लोगो एक्सटेंशन अलग होता है, ये आपका बिजनेस नेम एक्सटेंशन अलग है। ये तब दिखेगा जब आपका बिजनेस और लोगो ये वेरीफाई है, मतलब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, तो आपका बिजनेस का नाम भी दिखेगा ऐड में, बिजनेस का लोगो भी दिखेगा ऐड में, यदि आपने वेरीफाई किया है तो। ठीक है? ये आपको एक बार वेरीफाई करके लोगो डाल के जो भी नाम चाहिए वो डाल के रखना है, खाली क्लिक करोगे तो वो यूज हो जाएगा, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? लेकिन साइक्लिंग एक्सटेंशन पे आपको साइक्लिंग कैसा चाहिए वो बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, आपको प्रीव्यू दिख रहा है, फोन में कैसा दिखेगा और डेस्कटॉप में कैसा दिखेगा। ठीक है? अब क्योंकि हम अलग से बना रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि ये एक्सटेंशन कहाँ पे यूज करना है। तो अभी बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है अकाउंट, मतलब आपका ये जो एड अकाउंट है, इस एड अकाउंट में आप फ्यूचर में जितने भी कैंपेन बनाओगे वो सारे कैंपेन में एप्लीकेबल कर देगा। तो जरूरी है क्या कि मेरे ऐड अकाउंट में एक ही बिजनेस से रिलेटेड या एक ही प्रोडक्ट से रिलेटेड ऐड रन होगा? नहीं, पॉसिबल है मल्टीपल हो। तो आपको यहाँ पे ऐड अकाउंट के बदले क्या करना है? कैंपेन। तो जैसे कैंपेन करोगे तो उस ऐड अकाउंट के अंदर जितने भी कैंपेन आपने बनाए हैं उसको सेलेक्ट करने का बोलेगा कि आप इस कैंपेन में वो एक्सटेंशन यूज करना चाहते हो क्या। तो वो आपका एक्सटेंशन स्पेसिफिक उसी कैंपेन में दिखेगा, बाकी कैंपेन में नहीं दिखेगा। सेम विथ आप चाहो तो स्पेसिफिक एड ग्रुप भी सेलेक्ट कर सकते हो कि मेरे को उस कैंपेन में नहीं, उस कैंपेन के अंदर और भी जो एड ग्रुप आपने बनाया है उसमें ही दिखाना है, बाकी में नहीं दिखाना है। तो जनरली लोग कैंपेन लेवल पे टारगेट करते हैं, अकाउंट लेवल पे टारगेट नहीं करते, क्योंकि मेरे बिजनेस में मैं मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो मैं अलग अलग सर्विस के हिसाब से एड एक्सटेंशन यूज करूंगा। और यदि मैंने अकाउंट लेवल पे डाल दिया तो हो सकता है गलत प्रोडक्ट में गलत एक्सटेंशन दिख जाए, इसीलिए हम कैंपेन लेवल पे टारगेट करते हैं। ठीक है? तो जो भी है वो आप सेलेक्ट करके यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको बोलते हैं क्रिएट न्यू या यूज एग्जिस्टिंग। अब यूज एग्जिस्टिंग में आ रहा हूं तो मैंने ये सब बना के रखे हैं, आपको प्रीव्यू दिखा रहा है, इसमें से मैं सेलेक्ट करूंगा तो यूज होता जाएगा। लेकिन मेरे को नया बनाना है तो मैं क्रिएट न्यू पे आता हूँ और साइट लिंक का जो भी नाम रखना है, जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे बोल दिया इनरोल नाउ। ठीक है? तो इनरोल नाउ करूंगा तो यहाँ इनरोल नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन लिखना है तो लिखो, 35 कैरेक्टर का ऑप्शन है। किसका डिस्क्रिप्शन? साइट लिंक का डिस्क्रिप्शन, एड का डिस्क्रिप्शन नहीं। तो आपको लिखना है लिखो, नहीं तो फिर फाइनल यूआरएल, मतलब इस इनरोल नाउ पे क्लिक करेगा तो यूजर कहाँ जाएगा? तो आपकी वेबसाइट में साइट इनरोल नाउ का कोई भी पेज होगा वहां पे दे सकते हो। दूसरा साइट लिंक यूज करना है तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मैंने लिख लिया फॉर एग्जाम्पल कॉन्टेक्टस, तो यहाँ पे कॉन्टेक्टस आ जाएगा। उसमें क्लिक करने पे यूजर को कहाँ भेजना है उसका यूआरएल, मतलब जितने एक्सटेंशन यूज करोगे साइट लिंक सबका जो भी यूआरएल आपको देना है, क्योंकि ये क्लिकेबल होता है। तो उसके क्लिक करने पे यूजर कहाँ जाएगा वो आप ऑप्शन सेलेक्ट करके दे सकते। तो ऐसे आप जितने साइट लिंक यूज करना चाहते हो आप कर सकते हो, लिमिटेशंस नहीं है। लेकिन कितना दिखेगा और कौन सा दिखेगा ये गूगल के कंट्रोल, क्योंकि जनरली जो साइट लिंक होता है वो एक लाइन में, डेस्कटॉप में एक लाइन पे जितना दिख सकता है उतना दिखाता है। यदि आपने सपोज 10 साइट लिंक एक्सटेंशन यूज किए एक लाइन में, यदि आपने छोटे छोटे यूज किए हैं तो 6 मैक्सिमम आते हैं। बट आपने पूरा का पूरा 25 कैरेक्टर यूज किया हुआ है साइट लिंक का टाइटल बनाने में, तो 4 से ज्यादा साइट लिंक नहीं दिखता है गाइड। ठीक है? सेम विद मोबाइल में और कम हो जाता है क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन छोटी है, आप ही का सारा डेटा दिखाएगा तो आपका आधा स्क्रीन कवर कर लेगा। ठीक है? इसीलिए वो मना नहीं करता आप दो, बट वो हर एक्सटेंशन को फिर रोटेट करके सबको दिखाएगा, और जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा उसको वो कंटिन्यू रखेगा और बाकी को स्टॉप करेगा। क्लियर है? तो ये आपका साइट लिंक एक्सटेंशन आप जब यूज करोगे तो यहाँ पे सब चीज करने के बाद सेव करना है। प्रीव्यू में दिखाएगा, डेस्कटॉप में कैसा दिखेगा और मोबाइल में कैसा दिखेगा, तो ये आप देख के समझ सकते। ठीक है? इसके बाद है आपका हेडिंग एक्सटेंशन। हेडिंग एक्सटेंशन का मतलब क्या है? अगेन जो भी कैंपेन में आपको यूज करना है वो सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद आपको एक एक्स्ट्रा हेडिंग देनी है। अब जैसे कि आप नॉर्मल हेडिंग यूज कर रहे हो, 3 हेडिंग एक ऐड में दिखती है जैसे मैंने बोला, तो गूगल क्या करता है उसको रोटेट कर करके दिखाता है, बट उसके अलावा आपको यदि दिखाना है, ठीक है, मतलब उसको फिक्स रखना है कि कोई दिखे ना दिखे ये हेडिंग मेरे का दिखना ही चाहिए, तो वो क्या करेगा? जो भी यहाँ पे डालोगे लेंथ उतना ही रहेगा, 30 कैरेक्टर, जो भी आप यहाँ पे लिखोगे जिसकी मैंने बोल दिया लर्न डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो वो पहला हेडिंग यही रखेगा, बाकी आपने जो बनाया उसको रोटेट करके दिखाता रहेगा। ठीक है? आप एक ही एक्स्ट्रा हेडिंग यहाँ पे ऑप्शन डाल सकते हैं जो फिक्स हो जाएगा। क्लियर है?
सेम ऐसा ही डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है। ठीक है, ये नया है, आपको न्यू भी लिखा हुआ है, बट जरूरी नहीं कि हमेशा रहेगा। यदि सबका फीडबैक सही आएगा, पॉजिटिव आएगा तो कंटिन्यू रखेगा, नहीं तो डिसकंटिन्यू कर देगा। ठीक है, सेम वैसे ही आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन 90 कैरेक्टर का एक डिस्क्रिप्शन दो होता है, तो आप यहाँ पे जो लिखोगे वो तो दिखेगा ही, उसके अलावा जो आपने नॉर्मल कैंपेन में डाला है उसमें से कोई भी एक रोटेट कर करके दिखाएगा, और जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा उसको कंटिन्यू रखेगा। क्लियर है? सर हेडिंग के मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होना चाहिए, वो इस ये क्या 30 60? कैरेक्टर। नहीं, अच्छा। एससीओ में आपने जो पढ़ा था वो एक टाइटल का लेंथ 60 कैरेक्टर था। एड हम्म। में भी मैक्सिमम जो दिखता था पहले वो 60 था, अब वो मैक्सिमम 90 कैरेक्टर कर दिया है। लेकिन जब हम ऐड बनाते हैं तो एक हेडिंग हमको 30 कैरेक्टर अलाउ करता है, तो हम 30 के 15 हेडिंग दे सकते हैं। लेकिन उस 15 में से वो क्या करेगा, टॉप 3 सेलेक्ट करके डिस्प्ले करेगा, मतलब 90 कैरेक्टर का हेडिंग आपका दिखता है ऐड में और बाकी नहीं दिखता, तो वो क्या करता है, हर बार अलग अलग हेडिंग के कॉम्बिनेशन यूज करेगा और ऐड में दिखाएगा। जो ज्यादा अच्छे से काम कर रहा होगा, कंटिन्यू काम कर रहा होगा, उसको कंटिन्यू रखता है, नहीं तो स्किप कर देता है। ओके, क्लियर और है? इसका इसका हमें मतलब एनालिसिस के लिए हम लोग इसको डेटा के तौर पे भी यूज कर सकते हैं कि हाँ, कौन सा देख ज्यादा सकते अच्छा हो परफॉर्म कौन सा किया। अच्छा काम आया, किसमें क्लिक क्लिक ज्यादा आई, वो सब देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जितने भी एक्सटेंशन यूज करोगे, कौन से एक्सटेंशन में कितनी क्लिक आई, कितनी बार दिखा, ये सब यहाँ पे दिखाता है डेटा। ठीक है, तो और आपको आइडिया हो कैंपेन जाता है कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। कैंपेन स्टेटस में। ये एड एक्सटेंशन वाला, जहां से हम एक्सटेंशन बना रहे हैं, कैंपेन में हाँ। तो कैंपेन का दिखाएगा। लेकिन जब हाँ, आप एड कैंपेन के एक्सटेंशन। अंदर जाके एक्सटेंशन का देखोगे तो इंडिविजुअल एक्सटेंशन के बारे में भी बताएगा कि कौन सा एक्सटेंशन कितनी बार दिखा, उस एक्सटेंशन में किसी ने क्लिक किया या नहीं किया, ये सारा आपको यहाँ पे दिखता रहेगा, जितने भी एक्सटेंशन आपने बनाए ना। अब है आपका कॉल आउट एक्सटेंशन। कॉल आउट मतलब याद रखने के लिए फुल स्टॉप करके याद रख सकते हो, बट इंटरव्यू में कहीं पे बोलना नहीं है, नहीं तो बाहर कर देंगे आप। ठीक है, तो कॉल आउट मतलब आपका यहाँ पे प्रीव्यू में दिख रहा है क्या, डिस्क्रिप्शन 1 डिस्क्रिप्शन 2 के बाद कॉल आउट चालू होता है। तो यहाँ पे एक कॉल आउट का लेंथ कितना है, 25 कैरेक्टर। कॉल आउट मतलब ज्यादातर हम हमारे यूएसपी वहां पे डालते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोल दिया, सपोज फ्री इंटर्नशिप, यहाँ पे फ्री इंटर्नशिप का ये आ गया। और कुछ लिख रहे तो लिखो, नहीं तो मैंने यहाँ पे बोल दिया क्या, 100% जॉब असिस्टेंस। तो जो आपका मेन मेन यूएसपी है, या जो छोटे छोटे ऐसे वर्ड्स है जो आपको देने हैं, तो वो सेंटेंस में न डाल के सेंटेंस में कुछ और फ्रेमिंग करो, और बाकी चीजें यहाँ पे डालो। तो वो आपको प्रीव्यू में दिखा रहा है, फ्री इंटर्नशिप फुल स्टॉप, 100% जॉब असिस्टेंस फुल स्टॉप। ऐसे आप जितने भी कॉलर एक्सटेंशन देना चाहते हो दे सकते हो, कोई लिमिटेशंस नहीं है। बट अगेन, कितना दिखेगा नहीं दिखेगा ये गूगल की कंट्रोल। बट मिनिमम 4-5 कॉलर एक्सटेंशन एक ऐड में दिखता है यदि आप यूज कर रहे हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कोई लिंक आपको नहीं डालनी है, कुछ नहीं, खाली कॉल आउट 2 जितना भी देना है आप अलग अलग दे सकते हो, यहाँ पे दिखेगा। किसी भी एक्सटेंशन के लिए आपको कोई भी एडिशनल अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है, आप एक्सटेंशन यूज करो या ना करो, जो कॉस्ट एक क्लिक का पड़ रहा है वो उतना ही पड़ेगा एक्सटेंशन यूज करने के बाद भी और बिना यूज किए। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट एक्सटेंशन पे आते हैं, स्ट्रक्चर स्निपेट, जो मैंने आपको बताया। क्या, जो फर्स्ट कॉलम के पहले वाला है वो इस कैटेगरी में से ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें आपको एमिनिटीज या जो भी है वो आपको क्लिक करना है, और उसके बाद का जो चीज है वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जिसमें आपको सजेशन दे रहा है ना, जरूरी नहीं कि आप यही लिखो। जिसकी मैंने बोल दिया, चलो स्विमिंग पूल डाल दिया, ठीक है, पूल डाल दिया, चिल्ड्रन प्ले एरिया आपने डाल दिया, ठीक है, नियर मेट्रो स्टेशन डाल दिया, जो भी आपको देना है, रियल एस्टेट में ऐसा ही होता है। तो ये कैसा दिख रहा है, आपका जो एमिनिटीज दिखा है वो कोलन के बाद कॉमा कॉमा करके जो भी आपने लिखा है वो दिखा। तो ये जो फर्स्ट वर्ड है ये हम इसमें से ही सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके बाद का नहीं सेलेक्ट कर सकते। लेकिन उसके बाद का जो भी चीज है ये हम हमारे हिसाब से मैन्युअली जो डालना है वो डाल सकते हैं, कहीं कोई इशू या कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद है इसी में आपका क्या, लीड एक्सटेंशन। सॉरी, लीड के पहले कॉल एक्सटेंशन है, कॉल देख लेते हैं। कॉल में कुछ नहीं है,
आपको नॉर्मल नंबर डालना है। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका कंट्री कोड है वो सेलेक्ट करो, कौन से नंबर पे आपको कॉल चाहिए वो आप डाल दो, उसके बाद सेव। हर एक में एक एडवांस का ऑप्शन आपको दिख रहा था जो मैं बता नहीं रहा था, कुछ है नहीं एडवांस में, आपको बस स्टार्ट डेट और एंड डेट सेलेक्ट करना रहता है। अब ये कॉल में थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी में आपको यूज करना ना करना आपके ऊपर है। अब जैसे कि मैंने नंबर डाला, जनरली हम नंबर कौन सा देते हैं, हमारे बिजनेस का नंबर देते हैं। बिजनेस नंबर कहाँ पे होता है, जनरली ऑफिस में होता है, वर्किंग टाइम पे होता है, ऑफिस के बाद कोई उसको लेके नहीं जाता, ऑफिस में पड़ा रहता है। तो जब हमको पता है कि हमारा ये जो नंबर आपने दिया है ये काउंसलर का नंबर है, या जो भी राइट पर्सन है उस प्रोडक्ट और सर्विस के लिए जो डील करेगा उसका है, जो 10 बजे से शाम को 6 बजे तक अवेलेबल रहता है, उसके बाद फोन ऑफिस में पड़ा रहता है। ठीक है, और उसके बाद कोई कॉल करेगा तो कोई रिसीव नहीं करेगा, तो आप क्या करते हो, आप यहाँ पे अपने हिसाब से चाहो तो टाइम सेट कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो एक अच्छी बात क्या है, मिस कॉल आएगा तो आप कॉल बैक कर सकते हो, इनडायरेक्टली लीड आएगी, वो एक अपनी स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हो। बट दूसरा ऑप्शन एक है कि जब आपको लगता है कि कोई कॉल करेगा और आप रिसीव नहीं करोगे तो एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा, तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे के बाद, जैसे कि यहाँ पे मैंने सेट कर दिया 10 AM से लेके शाम को 6 बजे तक। ठीक है, आपने अभी बोल दिया शाम को 6 बजे तक, तो ये क्या करेगा, आपका ये वाला एक्सटेंशन, कॉल एक्सटेंशन सुबह 10 से शाम के 6 के बीच यदि कोई सर्च करेगा और यदि आपका ऐड दिखता है तो ये एक्सटेंशन दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा। ऐसे सारे एक्सटेंशन में ऑप्शन है, एडवांस में जाओगे तो डेट और टाइम सेट करने का, मतलब डे और टाइम सेट करने का आप सेट कर सकते हो। लेकिन बाकी में कभी भी कुछ भी दिखे फर्क नहीं पड़ेगा। कॉल में जनरली हम रिसीव के लिए अवेलेबल नहीं रहते, इसलिए हम क्या करते हैं, टाइमिंग सेट कर लेते हैं। उसमें भी सैटरडे आपको पता है कि सपोज ऑफ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि ऑन है और आपको पता है कि हाफ डे है तो आप खाली सैटरडे सेलेक्ट करके क्या कर सकते हो, आप हाफ डे का टाइम डाल दो सुबह 10 से 2 बजे तक, तो उतने टाइम पे ही दिखेगा, बाकी टाइम पे नहीं दिखेगा। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसा आपको रेलिवेंट लगता है आप यूज कर सकते हो। बट गूगल ने यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि आप चाहो तो स्पेसिफिक टाइम पे दिखाना है या ना दिखाना है, या आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है लीड एक्सटेंशन। लीड एक्सटेंशन का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे लीड फॉर्म बनाना है, जैसे फेसबुक और लिंक्डइन ऐड में आप लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है, तो नॉर्मली क्रिएट ऐड, जो भी अकाउंट आपको सेलेक्ट करना है आप कर सकते हो। नीचे आपको यहाँ पे बोल रहा है क्रिएट यूर लीड फॉर्म, तो यहाँ पे हेडिंग जो भी आपको देना है, अभी के लिए मैंने बोल दिया बिकम अ डिजिटल मार्केटर, जो भी मेरा प्रोडक्ट है, बट 30 कैरेक्टर के अंदर मार्केटर। ठीक है, अब बिजनेस का नाम, जो भी आपके बिजनेस का नाम है, तो अभी हम डाल देते हैं स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। बट ये 25 कैरेक्टर से ज्यादा है तो लेता नहीं है, एरर देता है, मैं अपना डाल देता हूँ, इजी डिजी अकेडमी, ये ले लेगा। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, 200 कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन का लेंथ है, जो आपको डालना है डाल सकते हो, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया लर्न डिजिटल मार्केटिंग, जो भी आपका प्रोडक्ट और सर्विस है उससे रिलेटेड लिखोगे, फ्रॉम बेसिक टू एक्सपर्ट लेवल। क्लियर है, 100% जॉब असिस्टेंस। चलो ना, उसके बाद आपको क्या डेटा चाहिए, तो आपको नाम सबके सामने नीचे लिखा हुआ है ना, प्रीफिल, प्रीफिल मतलब वो डेटा ऑटो फिल हो जाएगा, मतलब गूगल के पास वो डेटा ऑलरेडी है लोगों को। ठीक है, तो मैंने बोला मेरे को नाम चाहिए, नंबर चाहिए, सिटी चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लो, तो वो यहाँ पे ले लेगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो आप पूछ सकते हो, लेकिन अभी तक के आपने जो भी ऐड देखा था फेसबुक और लीड, उसमें क्वेश्चन आप अपने हिसाब से मैन्युअली टाइप कर सकते हो जैसा आपको चाहिए। यहाँ पे इसने अलग अलग कैटेगरी ऑफ बिजनेस के हिसाब से स्टैंडर्ड क्वेश्चन बना के रखे, क्वेश्चन हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि मैं एजुकेशन में आता हूँ, तो यहाँ पे एजुकेशन में अलग अलग क्वेश्चन उसने बना के रखा है कि विच प्रोग्राम आर यू इंटरेस्टेड, विच एजुकेशनल डिग्री आर यू इंटरेस्टेड इन, विच कोर्स आर यू इंटरेस्टेड इन। ठीक है, व्हेन डू यू वांट टू इनरोल, ये अलग अलग उसने दिया हुआ है स्टैंडर्ड। ठीक है, अब जिसके यहाँ पे मैंने बोल दिया व्हेन, जो भी आपको समझ में आता है उसका जो मल्टीपल चॉइस है आंसर में, क्या क्या वो आंसर दे सकते हैं ये आप मैन्युअली लिख सकते हो। ठीक है, जिसके यहाँ पे आपने क्वेश्चन तो पूछ लिया व्हेन डू यू वांट टू बी इन योर क्लास, तो यहाँ पे जो भी आपका टाइमिंग है जैसा भी वो लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, या डेट, जो भी आपकी डेट है न्यू बैच स्टार्टिंग की वो डाल सकते हो, लेकिन क्वेश्चन आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आपको मल्टीपल चॉइस देना है कि शॉर्ट आंसर देना है ये आप सेलेक्ट कर सकते हो,
बट जो क्वेश्चन है वो सिलेक्टेड, जिसने जो फ्रेम बनाया हुआ है उसमें से ही चूज करना पड़ेगा। आप चाहो तो मल्टीपल क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। आप उसका नीचे ऑप्शन जो देना है वो सेलेक्ट कर, मतलब वो मैनुअली लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन आप टाइप नहीं कर सकते। जो उसने पहले से बनाया उसमें से सेलेक्ट करना। ठीक है, आपको लगता है कि मेरे को उसकी जरूरत नहीं है तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगेन प्राइवेसी पॉलिसी, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, लीड जनरेशन में प्राइवेसी पॉलिसी मस्ट है। तो जो भी आपकी प्राइवेसी पॉलिसी है या आपकी वेबसाइट में है वो आप वहां पे डाल दो। अभी के लिए मैंने एक डमी डाल दिया आप लोगों को खाली दिखाने के लिए, ताकि एरर ना है। तो उसके बाद बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज आपको यहाँ प्रीव्यू में दिखेगा यूज करने पे। इसकी साइज याद रख लो 1200 का 628 पिक्सल। यही साइज फेसबुक ऐड के लिए भी है। जो इमेज लीड एक्सटेंशन, लीड फॉर्म जब बनाते हैं तो ऊपर में ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे हम ऐड में आते हैं, एक स्टैंडर्ड ये मैंने बना के रखा हुआ है, तो इसको मैं सेलेक्ट करके दिखाता हूँ ताकि प्रीव्यू कैसा आएगा वो आपको समझ में आए। इसके बाद नीचे थैंक यू, मतलब जब कोई फॉर्म सबमिट कर देगा तो उसको क्या स्क्रीन दिखेगी, तो उसको यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखाएगा थोड़ी देर में। जो भी आपको रखना है आप लिख सकते हो, थैंक यू फॉर सबमिशन। ठीक है, जो भी आपको लिखना है। फिर डिस्क्रिप्शन आपको जो डालना है वो डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो। ठीक है, कॉल टू एक्शन बटन आपको क्या देना है वो आप अपने हिसाब से कॉल टू एक्शन बटन सेलेक्ट कर सकते हो। और लैंडिंग पेज क्या देना है वो अपने हिसाब से आप, जो भी आपका लैंडिंग पेज है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हो कि जब कोई आपके ऐड में जाएगा तो कैसा दिखेगा। एक मिनट, ऐड का भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ऐड में जो आपको कॉल टू एक्शन बटन दिखाना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, तो वो दिखेगा। और नीचे क्या लिखना है तो मैंने बोल दिया, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे, अप्लाई नाउ फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या डेमो क्लास जो भी है। तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू में दिखाएगा, कैसा दिखाएगा, ये ऐड में आता हूँ। तो ये ऐड के प्रीव्यू में इस तरीके से फॉर्म का आइकॉन होगा, अप्लाई नाउ, और जो आपने लिखा है वो। ठीक है, जब भी कोई इसमें सेलेक्ट करेगा, मतलब क्लिक करेगा, तो ये फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म में जो भी डिटेल आपने पूछी है वो डिटेल आ जाएगी विद क्वेश्चन जैसा आपने बोला हुआ है। और जब वो सबमिट करेगा तो ये सबमिट का बटन आ जाएगा, ये रहा। ठीक है, और उसके बाद वो चाहे तो गूगल सर्च कंटिन्यू करना चाहता है या कॉल टू एक्शन बटन में क्लिक करके वेबसाइट में जाना चाहता है, वो उसके ऊपर है। ठीक है, ये सारा चीज होने के बाद से आपको यदि कोई और सीआरएम यूज करना है, जैसे आपको दिखा रहा है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट लीड। ठीक है, आप कोई मेल चिम यूज कर रहे हो, गूगल सीट यूज कर रहे हो, तो उसको इंटीग्रेट कर सकते हो ताकि वो लीड डायरेक्ट आपके सीआरएम में चले जाए और वहां से आप ऑपरेट कर सकते, जैसा लास्ट क्लास में कोई पूछ रहा था। ठीक है, उसके बाद से तो ये आपका लीड फॉर्म, मतलब लीड एक्सटेंशन रेडी हो जाएगा। जैसे कोई आपके ऐड में क्लिक करेगा या लीड फॉर्म में क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक फॉर्म ओपन हो जाएगा और डेटा ऑटो फिल हो जाएगा, उसको मैन्युअली टाइप करने की जरूरत नहीं। ठीक है ना, इसके बाद प्लस में आता हूँ, प्राइस एक्सटेंशन। ये लोग ज्यादातर यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि डायरेक्ट प्राइस बता दोगे तो यूजर डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छी बात भी है, यदि आपका प्राइस कम है तो लोग अट्रैक्ट भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट प्राइस नहीं होगा तो उसी बहाने वो इंक्वायरी तो करेगा, आपके पास लीड तो आएगी। तो आपकी चॉइस है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपका ब्रांड है, प्रोडक्ट है, सर्विस है, जैसा भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप अपनी करेंसी सेलेक्ट कर दो, आईएनआर में है कि किस में है। फिर आपका प्राइस कैसा है, एवरेज है, अप टू है, फ्रॉम है, जो भी है वो डाल दो। अब आपके प्रोडक्ट का नाम मैंने यहाँ पे बोल दिया डिजिटल मार्केटिंग। 25 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं लिखा ना, तो यहाँ पे प्रीव्यू में दिखाएगा डिजिटल मार्केटिंग। एवरेज लिखा है तो एवरेज कितनी प्राइस है, मैंने बोल दिया 25,000। तो 25,000 नंबर ऑफ यूनिट, मतलब एक कोर्स का। आप चाहो तो सर्विस के हिसाब से जैसे है वो भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर डिस्क्रिप्शन, आपको जो भी डिस्क्रिप्शन लिखना है 25 कैरेक्टर के अंदर आप वो लिख सकते हो, आपको प्रीव्यू में वहां पे दिखाएगा। फिर फाइनल यूआरएल, कि जैसे ही आप उसमें क्लिक करोगे तो यूजर आपने जो भी लैंडिंग पेज दिया है उस पर चला जाएगा। तो ये आपको दिखा रहा है मोबाइल में ऐसा दिखेगा और डेस्कटॉप में लंबा दिखेगा, ये इस तरीके से डेस्कटॉप में दिखेगा। ठीक है, ऐसे ही आपको दूसरा यूज करना है तो दूसरा यूज कर सकते हो, लेकिन एक आपको एक्स्ट्रा दिख रहा होगा जो कंफ्यूजन हो सकता है, फाइनल यूआरएल और मोबाइल फाइनल यूआरएल दो दिख रहा है। मोबाइल फाइनल यूआरएल में ऑप्शनल है। ठीक है, तो मोबाइल फाइनल यूआरएल तब यूज होता है जब आपने अपने उस प्रोडक्ट के लिए अलग से एएमपी पेज, एएमपी मतलब एक्सेलरेटेड मोबाइल पेज, हमने वेब मास्टर के समय पढ़ा था।
ठीक है। अलग से आपने यदि मोबाइल डिवाइस के लिए सेपरेट पेज बनाया हुआ है तब आप वो डालोगे, अदरवाइज एक ही यूआरएल डालो, डिवाइस कोई भी हो दोनों में वो सेम ओपन कर देगा। ठीक है। तो गूगल ने ऑप्शन दिया है कि यदि आपने एएपी वर्जन बनाया है तो जब बनाया है तो मोबाइल के लिए सेपरेट और डेस्कटॉप के लिए सेपरेट डाल दो, और नहीं तो फिर एक ही रखो, वो दोनों ऑटोमेटिक डिवाइस के हिसाब से ले लेगा, एक ही में दोनों ओपन हो जाएंगे। ठीक है। तो ऐसे आप मल्टीपल यूज कर सकते हो। आप एक एक्सटेंशन डालोगे तो एक दिखेगा, दो डालोगे तो दो दिखेगा, अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए भी आप एक ही एड में दिखा सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है। इसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन है ऐप एक्सटेंशन। ये ऐप एक्सटेंशन जनरली यूज होता है आपके ऐप को प्रमोट करने के लिए। जैसे नम्रता जी बोल रहे थे कि मेरे को ऐप डाउनलोड के लिए जाना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका ऐड है उसके साथ साथ आप बताओ कि मेरा एंड्रॉयड है कि आईओएस है, जैसे कि मैंने बोला मेरा एंड्रॉयड है। ठीक है। जो भी आपका एड ऐप है उसका नाम डालो जो ऑलरेडी प्ले स्टोर में अपलोडेड है, ठीक है, या ऐप स्टोर में अपलोडेड है। डीजी एकेडमी लिया क्यों नहीं? कि पर डाउनलोड बहुत महंगा जाएगा ना सर, अगर एवरेज इसका 100 रुपीज भी पकड़ते हैं। नहीं, इसमें आपको डाउनलोडिंग के लिए एडिशनल पेमेंट कहाँ करना है? गूगल एड्स में अगर एड प्रमोट करना है तो इंटेंशन तो यही रहेगा कि अपना ऐप डाउनलोड हो, राइट? नहीं, यदि आप ऐप डाउनलोड के इंटेंशन से यदि एड रन करोगे तो उसके लिए आपको ऐप एड रन करना पड़ेगा जो सस्ते में जाएगा। अभी आप वेबसाइट ट्रैफिक के लिए एड रन कर रहे हो, यहाँ पे यदि जाओगे तो नो डाउट एक ऐप को डाउनलोड होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है। तो आप क्या बोल रहे हो, दूसरा तो कौन सा रहता है? के लिए स्पेसिफिक एक ऑब्जेक्टिव होता है ऐप ऐड करना, गूगल एड्स का ही पार्ट है, वो गूगल एड्स के अंदर आता है। जब आप ऐप ऐड सेलेक्ट करते हो तो उसमें बाय डिफॉल्ट आपके उस जीमेल आईडी से जो भी ऐप आपका लिंक है वो उसमें फैच कर लेता है, और टारगेटिंग करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, वो आप आगे एक बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अभी के लिए मैं फॉर एग्जांपल कोई भी एक ऐप ले लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, नहीं तो टाइम लगेगा। ठीक है, ये ले लिया, तो यहाँ पे ऐड में ये बाय डिफॉल्ट दिखेगा। ठीक है। आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो, आपका जो ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्ट है उसको तो प्रमोट कर रहे हो, उसके साथ साथ आपने ऐप का लिंक डाल दिया ताकि यदि किसी को डाउनलोड करना है तो कर ले, नहीं तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो तो फुलफिल हो ही रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो भी आपको रखना है वो आप लिख सकते हो। ठीक है। तो ये एडिशनल दिखेगा, इसका कोई एडिशनल चार्ज आपसे वो ले नहीं रहा है। ठीक है। लेकिन ये खाली मोबाइल पे दिखेगा, डेस्कटॉप पे ये एक्सटेंशन नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि डेस्कटॉप पे डाउनलोड नहीं होता है। तो आपका एंड्रॉयड हो या आईओएस हो जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। सर मतलब आप बोल रहे हो क्लियर है? कि स्पेसिफिकली अगर हम लोग वेबसाइट का प्रमोशन करते हैं गूगल एड्स पे, हाँ, तो वो केस में ये एक्सटेंशन डाल सकते हैं, आप ऐसा बोल रहे हैं क्या? दिखाने के लिए कि हमारे पास ऐप भी है। ठीक है। लेकिन यदि आपका मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको ज्यादा से ज्यादा ऐप डाउनलोड करवाना है तो आप ये ऑब्जेक्टिव पे नहीं जाओगे, तब आप ऐप ऐड के लिए जाओगे। जिसमें आपका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ऐप डाउनलोड करें, तो वो जो है वो ऐड फिर आपको यहाँ नहीं दिखता गूगल के सर्च में, वो कहाँ दिखेगा? जो लोग गेम खेल रहे हैं, ठीक है, अलग अलग ऐप के बाद जो ऐड दिखता है वहां पे आपका ऐड दिखेगा, ताकि वहां से लोग डाउनलोड करें। ठीक है। तो वहां पे वो ऑब्जेक्टिव अलग है, ये ऑब्जेक्टिव अलग है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आप चाहो तो अपने नॉर्मल ऐड के साथ ऐप का भी डिटेल डाल सकते हो, ताकि यदि कोई डाउनलोड करना चाहे तो वहां पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकता है। ये एडिशनल, लेकिन तो सर ऑब्जेक्टिव कुछ मतलब, और। हाँ मतलब सर अगर फोन नंबर वगैरह भी दिखाना है तो फोन नंबर भी दिखेगा, और ये उसके अलावा ये भी दिखेगा। जी, मतलब हम यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक एक्सटेंशन यूज करोगे तो दूसरा नहीं कर सकते, आप चाहो तो 5 एक्सटेंशन यूज करो एक ही ऐड में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। वो गूगल के हाथ में है, एक साथ कोई ऐड रन नहीं कर रहा होगा तो पांचों के पांचों एक्सटेंशन एक ही ऐड में आपको दिखेगा। हो सकता है 5 नहीं तो 4 दिखेगा, बट एक ऐड में मल्टीपल एक्सटेंशन दिखते हैं यदि आप यूज कर रहे हो तो। ठीक है ना। इसके बाद आप यूज करो ना करो, लेकिन यदि आप कोई ऑफर या प्रमोशन निकाल रहे हो तो ये प्रमोशन एक्सटेंशन जरूर यूज। ठीक है, जो आज की डेट में लोग नहीं करते हैं। तो जब भी आप यूज करोगे तो ऐसे ऑफर का आइकॉन आएगा, ओकेशन कौन से ओकेशन का निकाल रहे हो ये आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, ये भी मैन्युअली आप नहीं कर सकते, जो इसमें इसी में से यूज करो। ठीक है। अब जैसे कि सपोज अभी समर वेकेशन का ऑप्शन है क्या, समर वेकेशन एस में आएगा, एस एस एस, ये समर सेल में मैंने डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे समर सेल आ जाएगा।
अब अगेन INR मतलब करेंसी क्या है वो सेट कर लो, तो रुपीस ले लेगा। अब आपका डिस्काउंट कैसा है, मॉनेटरी डिस्काउंट है कि परसेंटेज डिस्काउंट है, अप टू मॉनेटरी है कि अप टू परसेंटेज है वो डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया मॉनेटरी डिस्काउंट, मैंने यहाँ पे बोल दिया फ्लैट 2000 रुपीज ऑफ। ठीक है, अप टू नहीं डालते, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, समर सेल्स 2000 ऑफ, किसमें, जो भी आपका प्रोडक्ट है वो, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, कोर्स लेगा तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग, तो ये आपको यहाँ दिखाएगा डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद URL मतलब ऑफर वाला जो भी पेज होगा आपकी वेबसाइट पे, उस पेज का URL आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, ताकि कोई क्लिक करेगा तो ऑफर वाले पेज में चला जाए। इसके बाद क्या कोई प्रोमो कोड देना है, प्रोमो कोड मतलब सबके लिए ऑफर है कि कोई ऐड के थ्रू जा रहा है उसी को दिखाना है। तो मैंने बोला कि कोई भी नहीं है तो चलेगा, बट आप दे रहे हो तो आप डाल सकते हो कि ऑन ऑर्डर अबो, जैसा आपने कई बार देखा होगा कई जगह। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी डाल दिया फॉर एग्जाम्पल कोई 20,000 के 20,000 के ऊपर बाय करता है तब 2000 ऑफ मिलेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ दिखाएगा ये कि 2000 ऑफ ऑन डिजिटल मार्केटिंग ऑन ऑर्डर अबव 20,000, तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा। या फिर आपको यदि प्रोमो कोड देना है, तो आपने कई बार देखा होगा कि जब आप पेमेंट करते हो यदि आप प्रमोशनल कोड डालते हो, जैसे स्विगी जोमेटो में आता है, तब वो डिस्काउंट होता है। तो यदि आपने बैकएंड में वेबसाइट में कोडिंग करके रखी है कि जब वो प्रोमो कोड डालेगा तो डिस्काउंट हो जाएगा, तो जो भी वो कोड है वो डेवलपर से लेके आप डाल सकते हो, जिसके मैंने बोल दिया EDA 2K, ये मैंने डाल दिया, तो यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, प्रीव्यू में दिखाएगा, ये मैं डेस्कटॉप में आता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से दिखेगा। कहाँ गया, ये रहा। दिख रहा है कोड इतना, तो जब वो इसको यूज करेगा तो ऑटोमेटिक 2000 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा। और यदि आपको नहीं देना है तो मत दो, सबके लिए एलिजिबल है तो सबके लिए रहने दो। इसमें भी आप डेट रखना चाहते हो तो डेट रख सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल 15 मई से लेके 30 मई तक ये ऑफर, तो यहाँ पे दिखाएगा वैलिड फ्रॉम 15 मई टू 30 मई। तो कहीं ना कहीं जो भी आपका ऐड है वो अपनी जगह, बट आप इस तरीके से दिखाओगे तो एड होती है, और यूजर ऑफर को ग्रैब करने के लिए हो सकता है कि डिसीजन पहले ले ले। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये आपका क्या है, ये आपका एक्सटेंशन है। ठीक है, ऐप एक्सटेंशन, सॉरी प्रमोशनल एक्सटेंशन। तो ये जितने भी एक्सटेंशन है आप यूज सब कर सकते हो जैसा आपको जरूरत है, लेकिन ज्यादातर लोग क्या यूज करते हैं, ज्यादातर लोग टॉप 6 यूज करते हैं जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इस एड एक्सटेंशन में किसी को कोई डाउट, कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आ रही हो, कहीं कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। अदरवाइज आपका सर्च एड यहाँ पे क्लोज होता है। हालांकि कन्वर्जन ट्रैकिंग वाला हम आगे देखेंगे एक साथ, ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। रीमार्केटिंग और कन्वर्जन ट्रैकिंग हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है।